दूर किसी जंगल में चील महारानी अपने सैनिक उल्लू के साथ दूसरे जंगल की ओर जा रही थी कि अचानक एक तीर आकर चील महारानी को लग जाता है और चील महारानी वहीं मर जाती है। चील महारानी, ये तीर आपको कहाँ से लग गया? आप तो मर गई हैं। अब हमारे जंगल का क्या होगा? उल्लू सैनिक बहुत उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। और फिर उल्लू सैनिक जंगल के सभी पक्षियों को इकट्ठा करता है। जंगल के पक्षियों, आज मैं आप सबको एक बहुत अफसोस की बात बता रहा हूँ। हमारी चील महारानी को आज सफर में एक तीर लग गया है, जिस कारण हमारी चील महारानी मर गई है। अब हमारी जंगल की महारानी तो नहीं रही, लेकिन हमें जंगल का कोई ना कोई महाराज तो ढूंढना ही होगा। चिड़िया बहन, अब क्या होगा हमारे जंगल का? चील महारानी तो बहुत अच्छी थी। उन्होंने हमारे जंगल को कितने अच्छे से संभाला हुआ था। हाँ तोते यार, अब क्या कर सकते हैं? होनी को भला कौन टाल सकता है। देखो पक्षियों, आज के 2 दिन बाद हम फिर से यहीं इकट्ठे होंगे और आप सब में से किसी को हम अपना नया महाराज बनाएंगे। जो भी पक्षी इस जंगल का नया महाराज बनना चाहता है वो आगे आ जाए। महारानी चील के मरने का सुनकर बादल कव्वा तो बहुत खुश होता है, क्योंकि कव्वे का बहुत पुराना सपना था कि वो जंगल का महाराज बने। उल्लू सैनिक के कहने पर बादल कव्वा और बंटी कबूतर आगे बढ़ते हैं। तो फिर तय रहा पक्षियों, आज से 2 दिन बाद हम इस बादल कव्वे या बंटी कबूतर को अपना नया महाराज बनाएंगे। आप सब पक्षियों का जो भी फैसला होगा हम वो मानकर अपने जंगल का राजा उसे ही बनाएंगे। फिर बादल कव्वा अपने घोंसले में चला जाता है। अरे वाह वाह, कितने सालों का सपना अब मेरा पूरा होगा। वो महारानी चील तो मर गई है, अब मैं ही इस जंगल का नया महाराज बनूंगा। अगर सब पक्षियों ने उस कबूतर को महाराज बना दिया तो मेरा सपना टूट जाएगा। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे जंगल के सभी पक्षी मुझे ही महाराज बनाएं। बादल कव्वा थोड़ी देर सोचता है। हाँ, अगर मैं सभी पक्षियों को भोजन का लालच दूं तो वो मुझे महाराज जरूर बनाएंगे। जंगल में तो बहुत सारे पक्षी हैं, मुझे सभी को भोजन देना होगा, लेकिन इतना सारा भोजन मैं कहाँ से लाऊंगा? हाँ, मानो चिड़िया तो अपनी फसल बेचती है। उसका तो बहुत बड़ा गंदम का खेत है। मैं जाता हूँ चिड़िया के पास और उसी से अनाज खरीदता हूँ। फिर बादल कव्वा मानो चिड़िया के पास जाता है। जंगल का कोई भी पक्षी अब मेरे पास आकर मेरा अनाज नहीं खरीदता। मेरे पास तो बहुत सारी फसल है। अगर कोई पक्षी भी मेरी फसल ना खरीदने आया तो मेरी फसल तो खराब हो जाएगी और मुझे बहुत नुकसान होगा। तभी बादल कव्वा चिड़िया के पास आता है। चिड़िया बहन, तुम्हारे पास अनाज तो होगा? हाँ बादल भैया, मेरे पास ढेर सारा अनाज है। आप बताइए आपको कितना चाहिए? चिड़िया, तुम्हारे खेत में जो भी अनाज है वो सारा मुझे दे दो। क्या बादल भैया, आपको सारा अनाज चाहिए? लेकिन आप इतने सारे अनाज का क्या करेंगे? अगर मैंने चिड़िया को बता दिया कि मैं ये सारा अनाज पक्षियों में बांटने वाला हूँ और उसके बदले में पक्षियों से वोट लेने वाला हूँ, तो ये मानो चिड़िया कभी भी मुझे अनाज नहीं देगी। मानो बहन, वो मेरे चाचा जी है ना, उन्हें चाहिए ये सारा अनाज, इसलिए मैं तुमसे लेने आया था। ठीक है बादल भैया, मैं आपको अपना सारा अनाज दे दूंगी, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे पेड़ पर एक बना हुआ घर देना होगा। इसी बदले में मैं तुम्हें ये सारा अनाज दे दूंगी। अब मैं चिड़िया को एक पेड़ कहाँ से ला कर दूं जिसके ऊपर बना हुआ घर हो? हाँ, एक काम करता हूँ, मैं अपना पेड़ ही चिड़िया को दे देता हूँ। मेरे पेड़ पर तो बहुत सुंदर घर बना हुआ है। वैसे भी मैं तो अब महाराज बनने वाला हूँ, मैं थोड़ी ना इस छोटे घर में रहूंगा। चिड़िया बहन, मैं तुम्हें अपना पेड़ दे दूंगा। तुम्हें तो पता है कि मेरे पेड़ पर कितना सुंदर घर है। फिर मानो चिड़िया मान जाती है और अपना पूरा खेत बादल कव्वे को दे देती है। फिर बादल कव्वा अनाज की टोकरी भरकर पक्षियों के पास जाता है। बुलबुल बहन, ये लो अनाज, ये अनाज तुम्हारा हुआ। और हाँ, तुम इस अनाज के बदले में मुझे जंगल का नया महाराज बनाओगी। परंतु बादल, तुमने तो जंगल में बहुत बुरे बुरे काम किए हैं, हम तुम्हें कैसे महाराज बना दे?
देखो बुलबुल, अगर तुम्हें ये अनाज चाहिए तो मुझे वोट देना ही होगा, वरना मैं अपना अनाज लेकर चला जाता हूँ। नहीं नहीं काके, जंगल में तो पहले ही भोजन नहीं मिल रहा। तुम मुझे ये भोजन दे दो, मैं तुम्हें ही वोट दूंगी। फिर बादल कौवा चीकू तोते के पास जाता है। चीकू तोता भी बादल कौवे की बातों में आ जाता है और उससे वो अनाज ले लेता है। शाम तक बादल कौवा पूरे जंगल में अनाज बांट देता है और वो सभी पक्षी बादल कौवे के साथ हो जाते हैं। हो, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये सब पक्षी इतने लालची निकलेंगे। ये सब पक्षी अपने लालच की वजह से मुझे इस जंगल का नया महाराज बनाएंगे। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने उस मानो चिड़िया को भोजन नहीं दिया। मुझे मालूम है कि वो कभी भी मेरा साथ नहीं देगी और वो बाकी पक्षियों को भी अपने साथ कर लेती और मुझे कभी महाराज न बनने देती। वो दिन भी आ जाता है जिस दिन पक्षियों को अपने जंगल का नया महाराज चुनना था। पक्षियों, तो तुम सब ने फैसला कर लिया होगा कि हमारे जंगल का नया महाराज कौन बनेगा। जो पक्षी चाहता है कि जंगल का नया महाराज बंटी कबूतर बने, वो अपने अपने पंख उठा दे। कोई भी पक्षी अपना पर नहीं उठाता, सिर्फ मानो चिड़िया ही अपना पर उठाती है। अरे ये क्या, सभी पक्षियों ने अपना पर क्यों नहीं उठाया? क्या ये सब पक्षी बादल कौवे को अपना महाराज बनाना चाहते हैं? आखिर इन सब पक्षियों को हो क्या है? ये सब तो जानते हैं कि बादल कौवे ने तो हमेशा हमारे जंगल को नुकसान ही पहुंचाया है। पक्षियों, अब जो चाहता है कि बादल कौवा हमारे जंगल का राजा बने, वो अपने अपने पर उठाए। बादल कौवे का नाम सुनकर चिड़िया के अलावा सारे पक्षी अपना अपना पर उठा लेते हैं। चिड़िया बहन, मैं हार गया और ये बादल कौवा इस जंगल का नया महाराज बन गया। तो पक्षियों, तय रहा कि हमारे जंगल का महाराज बादल कौवा है। फिर बादल कौवा महाराज बन जाता है और वो महल में आकर बैठ जाता है। अरे वाह वाह, कितने बरसों का सपना था मेरा कि मैं महाराज बनूंगा और आज मेरा सपना पूरा हो गया। चिड़िया बहन, ये क्या हो गया? मुझे तो पूरा विश्वास था कि जंगल के सभी पक्षी मुझे ही वोट देंगे, लेकिन सब उल्टा हो गया। सभी ने उस बादल कौवे को अपना महाराज बना लिया। बंटी भैया, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया है। आप रुकिए, मैं सभी पक्षियों के पास जाती हूँ और पूछती हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। फिर मानो चिड़िया पक्षियों के पास जाती है। चीकू भैया, मुझे एक बात बताइए कि जंगल के सभी पक्षियों और आपने उस बादल कौवे को अपना महाराज क्यों बनाया है? इस कौवे ने तो हमेशा हमारे जंगल का बुरा ही चाहा है और तो और वो हमारे घरों से चोरी करता है और हम सब पक्षियों को कितना तंग करता है। फिर आप सब ने ऐसा क्यों किया? मानो बहन, क्या तुम्हें ये बात नहीं पता कि हमने बादल कौवे को क्यों अपना महाराज बनाया है? नहीं नहीं चीकू भैया, मुझे तो कुछ नहीं मालूम। चिड़िया बहन, कौवे ने सभी पक्षियों को भोजन दिया है और कहा है कि सब भोजन ले ले और इस भोजन के बदले में हम उसे वोट दें। इसीलिए हम सब पक्षियों ने भोजन की लालच में उसे ही वोट दिया है। तोते भैया, मुझे आप सब पक्षियों से ये उम्मीद नहीं थी। आप सब पक्षियों ने थोड़े से अनाज के लिए उस कौवे को अपना महाराज बना लिया। आप सबको अंदाजा भी है कि वो कौवा कितना आलसी है, वो तो हमारे जंगल को बर्बाद करके रख देगा। मानो चिड़िया बहुत उदास हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। मानो चिड़िया कबूतर के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। बस बहुत हो गया कबूतर भैया, मैं ये जंगल छोड़कर जा रही हूँ। मैं और इस जंगल में नहीं रह सकती। हाँ चिड़िया बहन, मैं भी यहाँ नहीं रहूँगा। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। फिर मानो चिड़िया और बंटी कबूतर वो जंगल छोड़कर चले जाते हैं। बादल कौवा तो खूब मजे कर रहा होता है। उसे तो अपने जंगल की कोई भी परवाह नहीं थी। वो मजे मजे के भोजन खाता है। उसी जंगल के बाहर एक गुफा में एक भोला चील रहता था, जो एक बहुत खतरनाक शिकारी चील था। उस भोला चील को काफी दिनों से कोई शिकार नहीं मिला था। कितने दिनों से मैंने भोजन नहीं खाया, अब तो मुझे कुछ करना ही होगा, वरना मैं तो मर जाऊंगा ऐसे। हाँ, पास वाले जंगल में ढेर सारे पक्षी रहते हैं, मैं वहीं हमला करता हूँ। और वैसे भी अब तो उस जंगल का महाराज एक कौवा है,
फिर वो शिकारी चील उस जंगल पर हमला कर देता है। वो जंगल में आकर पक्षियों को मारकर खाने लगता है। जैसे ही उल्लू सैनिक ये सब देखता है तो वो बादल कफे के पास जाता है। कफे महाराज जी, वो जालिम चील तो जंगल के सभी पक्षियों को खा रहा है, आप कुछ कीजिए। अरे अरे उल्लू सैनिक, मैं क्या करूं? भला इससे मुझे क्या मिलेगा? मैं ऐसा करता हूँ, अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाता हूँ, वरना वो चील तो मुझे भी मारकर खा जाएगी। फिर बादल कौवा चील की नजरों से बचकर उस जंगल से भाग जाता है। अरे तोते, ये बादल कौवा तो अपनी जान बचाकर भाग गया है, अब हमारा क्या होगा? अरे उल्लू सैनिक, ये हमने क्या कर दिया? हमने अपने लालच की वजह से उस कौवे को महाराज बनाया था। अब वो महाराज हमें छोड़कर चला गया है। हमारी लालच की सजा हमें मिल रही है। रुको रुको बिजली, कैसे खा रही हो? ऐसे लग रहा है जैसे तुमने कई सालों से भोजन नहीं खाया। मैंने ये भोजन बारिशों के दिनों के लिए जमा किया हुआ था। अगर तुम इस भोजन को अभी खा लोगी तो हम बारिशों के दिनों में क्या खाएंगे? ये तो मुझे नहीं मालूम बादल जी, मैं तो सारा भोजन खा चुकी हूँ। बारिशों के दिनों में आप किसी पक्षी से भोजन मांग कर ले आना। बादल जी, वो है ना छोटी चिड़िया, उसने ढेर सारा भोजन जमा करके रखा होगा। हम उस छोटी चिड़िया का ही भोजन चुरा लेंगे। हाँ बिजली, अब हम कर भी क्या सकते हैं? तुमने तो सारा भोजन ही खा लिया है, अब तो चुराना ही पड़ेगा। कुछ ही देर में आसमान पर काले काले बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घरों में आराम से अपने परिवार के साथ बैठे हुए थे, क्योंकि सभी पक्षियों ने अपने घरों में काफी सारा भोजन जमा किया हुआ था। मानो चिड़िया ने भी घर में ढेर सारा भोजन जमा किया हुआ था, इसलिए उसे भी बारिश की कोई चिंता नहीं थी। मीना बेटी, हमारे पास 2-3 दिन का भोजन तो है। हाँ मम्मा, आप बहुत मेहनत करती हैं, देखना बड़ी होके मैं भी आप जैसी मेहनत करूँगी। बिजली, बारिश शुरू हो गई है और मुझे बहुत भूख लग रही है। अगर ऐसी बारिश में मैं किसी पक्षी के पास दाना लेने जाऊंगा तो वो मुझे नहीं देंगे। बादल जी, चिड़िया सो गई होगी, चलो हम चिड़िया के घर जाते हैं और उसका भोजन चोरी कर लेते हैं। इतना कहते हुए वो दोनों पति पत्नी चिड़िया के घर की ओर चले जाते हैं। बिजली, वो देखो चिड़िया के पास कितना सारा भोजन है, लेकिन अब हम ये भोजन कैसे चुराएं? तभी बादल कौवे के दिमाग में एक योजना आती है और वो अपनी योजना अपनी पत्नी को बताता है। अरे वाह वाह बादल जी, आपको मानना पड़ेगा, बहुत शातिर हो तुम। फिर बादल कौवा और बिजली कौवी अपनी योजना के अनुसार चिड़िया की छत पर चढ़कर अपनी चोंच से सुराख करने लगते हैं। चलो बिजली, चिड़िया के घर में ढेर सारे सुराख हो गए हैं। अब जब बारिश का पानी चिड़िया के घर में जाएगा तो इसका घर तो टूट ही जाएगा। हाँ बादल जी, देखना अब चिड़िया खुद चलकर हमारे पास आएगी। ये कहते हुए वो दोनों पति पत्नी अपने घर की ओर चले जाते हैं। मीना बेटी उठो, देखो छत से पानी अंदर आ रहा है। मैंने तो कल ही छत की मरम्मत की थी, फिर ये कैसे टूट गई? हमारा भोजन भी पानी में भीग जाएगा। चलो भोजन लेकर बाहर चलते हैं। चिड़िया भोजन और अपनी बेटी को लेकर बाहर आती है तो उनका घर भी नीचे गिरकर टूट जाता है। मम्मा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। चलो मीना बेटी, हम कौवों के घर जाते हैं और आज की रात वहीं गुजार लेंगे। फिर मानो चिड़िया अपनी बेटी मीना को लेकर कौवों के घर की ओर चली जाती है। बिजली, अभी तक मानो चिड़िया नहीं आई, कहीं ऐसा तो नहीं वो किसी और पक्षी के घर चली गई हो? नहीं नहीं बादल जी, चिड़िया के पड़ोस में तो हम ही रहते हैं, वो सबसे पहले हमारे पास ही आएगी। बिजली कौवी ने अभी इतना कहा ही था कि उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। लगता है बादल जी चिड़िया आ गई, चलो दरवाजा खोलते हैं। अरे चिड़िया बहन, इतनी तेज बारिश में तुम यहाँ? अच्छा, बाकी बातें बाद में करेंगे, चलो पहले अंदर चलो, वरना बारिश में तुम्हारी छोटी बेटी को ठंड लग जाएगी। फिर वो कौवे चिड़िया को घर में ले जाते हैं। फिर चिड़िया सारी बात कौवों को बताती है। बिजली बहन, बस मैं कुछ दिन ही यहाँ रुकूंगी, उसके बाद मैं अपना नया घर बना लूंगी।
बस कुछ दिन आप मुझे अपने घर में ही रख लो। ठीक है चिड़िया बहन, तुम हमारे साथ रह सकती हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है बिजली बहन? तुम्हें अपने भोजन के साथ साथ हमारा भोजन भी लाना होगा। अरे बिजली बहन, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं आप दोनों के लिए भी भोजन ले आया करूँगी। अच्छा मानो बहन, ये जो भोजन है तुम्हारे पास अभी हमें दे दो, हमें बहुत भूख लगी हुई है। फिर वो कव्वे चिड़िया से भोजन लेकर खाने लगते हैं। अगली सुबह हो जाती है। चलो जाओ मानो बहन, जाकर भोजन लेकर आओ, मुझे और बिजली को बहुत भूख लगी हुई है। मम्मा मम्मा, मैं भी आपके साथ भोजन लेने जाऊंगी। ठीक है मीना बेटी, चलो हम दोनों चलती हैं। फिर वो दोनों माँ बेटी भोजन जमा करने के लिए चली जाती हैं। बादल जी, ये तो बहुत अच्छा हो गया, अब हमें बैठे बिठा ही भोजन मिल जाया करेगा। लेकिन बादल जी, चिड़िया अपना घर बना लेगी, उसके बाद तो वो अपने घर में चली जाएगी, फिर हमें भोजन कहाँ से मिलेगा? तुम चिंता नहीं करो, अगर वो चिड़िया अपना घर बना भी लेगी तो हम फिर से उसका घर तोड़ देंगे। कुछ ही देर में मामा चिड़िया और उसकी बेटी भोजन लेकर आ जाती हैं। बिजली कव्वे चिड़िया का सारा भोजन अपने पास रख लेती है और उसे 2 दाने दे देती है। चिड़िया बहन, मैंने तुम्हें ये 2 दाने दिए हैं, एक तुम खा लो और एक अपनी बेटी को दे दो। बिजली कव्वे की ये बात सुनकर चिड़िया बहुत उदास हो जाती है, लेकिन चिड़िया कुछ भी नहीं बोलती। वो अपना दाना भी अपनी बेटी को ही दे देती है और खुद भूखी ही रहती है। अब मैं चलती हूँ, मुझे अपने नए घर के लिए सूखे तिनके इकट्ठे करने हैं। फिर वो दोनों माँ बेटी अपना नया घर बनाने के लिए चली जाती हैं। अगली सुबह चिड़िया और उसकी बेटी फिर से भोजन लेने चली जाती हैं। मीना बेटी, आप यहाँ दाने इकट्ठे करो, तब तक मैं आगे जाकर चावल देख कर आती हूँ। ठीक है मम्मा, मैं दाने जमा करके घर चली जाऊंगी और आप उसके बाद चावल जमा करके वापिस आ जाना। ठीक है मीना बेटी, लेकिन ध्यान से जाना। फिर मानो चिड़िया थोड़ा आगे चावल जमा करने के लिए चली जाती है और मीना दाने इकट्ठे करने लगती है। तभी उसकी नज़र सामने लाल पौधों के बीजों पर जाती है। अरे ये लाल बीज कौन से हैं? दिखने में तो बहुत सुंदर हैं। मैं ये बीज भी घर ले जाती हूँ। फिर मीना चिड़िया वो लाल बीज तोड़ लेती है। वो बीज तो जहरीले थे। पहले ये मैं लाल बीज घर रखाती हूँ, उसके बाद मैं बाकी दाने ले जाऊंगी। फिर मीना चिड़िया वो लाल बीज लेकर कव्वों के घर की ओर चली जाती है, लेकिन मीना चिड़िया इस बात से अनजान थी कि वो लाल बीज जहरीले हैं। अरे ओ छोटी मीना, कहाँ रह गई थी तुम? हमें कितनी भूख लगी हुई थी। और तुम्हारी माँ कहाँ है? मामा चावल लेने गई हैं, वो आती होंगी। जब तक आप ये लाल बीज खा लें। ठीक है मीना, जब तक चिड़िया आएगी तो हम ये लाल बीज खाकर ही अपनी भूख मिटा लेते हैं। आंटी, मैंने कुछ गंदम के दाने भी तोड़ कर रखे हैं, जब तक मैं वो लेकर आती हूँ। ऐसा कहते हुए मीना चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बिजली कव्वे और बादल कव्वा वो लाल जहरीले बीज खाने लगते हैं। कुछ ही देर के बाद वो लाल बीज खाने की वजह से वो दोनों मर जाते हैं। ऐसे उन कव्वों को अपने किए की सजा मिल जाती है। कुछ ही देर बाद चिड़िया और उसकी बेटी भी आ जाती हैं। अरे ये दोनों तो मर गए हैं, लेकिन कैसे? तभी चिड़िया की नज़र सामने लाल बीजों पर जाती है। चिड़िया ये देखकर समझ जाती है कि उनकी मौत ये बीज खाने की वजह से ही हुई है। उन कव्वों के मरने के बाद वो घर चिड़िया का हो जाता है। चिड़िया अपनी बेटी के साथ उस घर में खुशी खुशी रहने लगती है। बिजली, रात बहुत हो गई है, मुझे नींद आ रही है, चलो सो जाते हैं। हाँ हाँ बादल जी, मैं भी सारा दिन घूम घूम कर थक गई हूँ। जुगनू, तुम भी सो जाओ, कल तुम्हें स्कूल भी जाना है। फिर बादल कव्वे का परिवार सो जाता है। आधी रात गुजर जाती है। सुबह होने ही वाली थी। जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। पूरे जंगल में पानी भर जाता है। तभी बादल कव्वा कहता है, अरे चिड़िया बहन, हमारे जंगल में तो तूफान आ गया है, हमारा अब क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? बादल भैया, हम तो उड़ सकते हैं, लेकिन हमारे घोंसलों में नन्हे नन्हे बच्चे हैं, भला वो कहाँ जाएंगे? उन्हें तो उड़ना भी नहीं आता। बाबा बाबा, मुझे बचा लो, मैं इस टहनी से नीचे गिर जाऊंगा।
अरे जुगनू, तुम इतनी ऊपर टहनी पर कैसे बैठ गए? रुको, मैं तुम्हें अभी बचाता हूँ। रुको रुको बादल भैया, मैं लेकर आती हूँ जुगनू को। तभी मानो चिड़िया जुगनू कफे के पास जाती है। चलो जुगनू, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। फिर मानो चिड़िया अपनी पीठ पर जुगनू को बिठाकर नीचे ले आती है। तभी तेज हवा के कारण एक बड़ी सी टहनी चिड़िया पर आकर गिरती है। मानो चिड़िया के दोनों पंख टूट जाते हैं। बादल भैया, मेरे दोनों पंख टूट गए हैं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लगता है अब मैं जिंदा नहीं रहूंगी। नहीं मानो बहन, तुम हमारी बहुत अच्छी दोस्त हो, तुम हमें ऐसे नहीं छोड़कर जा सकती। बादल कफे की ये बात सुनकर चिड़िया मर जाती है। उठो चिड़िया उठो, तुम हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। बादल जी, ये तुम क्या बोल रहे हो? उठ जाओ, सुबह हो गई है। तभी बादल कफे की आंख खुलती है और वो उठ जाता है। शुक्र है सपना था, सपना ना होता तो फिर क्या बनता। बादल, ऐसा कौन सा सपना देख लिया है जो तुम इतने परेशान हो? बिजली, मैंने सपने में देखा कि जंगल पे बहुत तेज बारिश हो रही थी। जंगल के सभी पक्षी बहुत परेशान थे। चिड़िया मेरे बेटे जुगनू को बचाकर लाई थी कि तभी एक बड़ी टहनी टूटकर चिड़िया के ऊपर गिर गई, जिस कारण चिड़िया मर गई थी। तभी मेरी आंख खुल गई। अगर ये सपना सच हो गया तो क्या होगा? सुना है कि सुबह के सपने सच हो जाते हैं। अगर ये सपना भी सच हो गया तो? बादल जी, आपने बहुत बुरा सपना देखा है, लेकिन चिंता न करें, आपका सपना कभी पूरा नहीं होगा। बिजली, मैं अभी जाकर अपना सपना मानो चिड़िया को बताता हूँ। ये कहते हुए बादल कौवा मानो चिड़िया के पास जाता है और वो चिड़िया के पास जाकर अपना सारा सपना चिड़िया को बताता है। अरे बादल भैया, आप तो ऐसे ही डर रहे हो और किसी ने ऐसे ही कहा होगा कि सुबह के सपने सच होते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता। और हाँ बादल भैया, अगर मेरी किस्मत में मरना लिखा है तो मैं जरूर मर जाऊंगी। चिड़िया बहन, हम सब पक्षी तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे? तुम तो बहुत अच्छी हो और हम सब पक्षियों का कितना ख्याल रखती हो। तुम चिंता नहीं करो बादल भैया, कुछ नहीं होगा मुझे। अगले दिन जंगल में बहुत गर्मी थी। बादल कौवा गर्मी से बहुत परेशान था। कितनी गर्मी हो रही है हमारे जंगल में, न जाने क्या हो गया है। पहले तो कभी इतनी गर्मी नहीं हुई। हाँ बादल यार, काश कि हमारे जंगल में बारिश हो जाए तो फिर ये गर्मी भी दूर हो जाएगी। कबूतर, तुम ये बारिश की बातें मत करो। बारिश हमारे जंगल में कभी नहीं होनी चाहिए। अरे बादल यार, क्यों ना हो बारिश, बारिश में तो बहुत मजा आता है। फिर बादल कौवा अपना सपना कबूतर को बताता है। अरे बादल यार, तुम तो पागल हो गए हो, सपने थोड़ी ना सच होते हैं। मैंने भी कल एक सपना देखा था कि मैं बहुत अमीर हो गया हूँ, लेकिन देखो क्या मैं अमीर हुआ हूँ। ऐसे सपने सच नहीं होते। थोड़ी ही देर बाद जंगल में तेज हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं और देखते ही देखते जंगल में काले बादल छा जाते हैं और जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। देखो देखो पक्षियों, ये तो वही तेज बारिश है जो मैंने सपने में देखी थी। कहीं मेरा सपना सच ना हो जाए। हाँ बादल जी, तुम ठीक ही कह रहे हो, ये बारिश तो मुझे कोई तूफानी बारिश लग रही है। देखो पक्षियों, हम सब के पास तो पक्के घर नहीं हैं। हमारे बच्चे तो ऐसी बारिश में भीग जाएंगे। मैं तो कहती हूँ कि सुनहरी जी जो घर छोड़कर गई थी वहीं हम अपने बच्चों को रख लेते हैं। वो घर तो बहुत मजबूत है, वहाँ हमारे बच्चे बारिश से सुरक्षित रहेंगे। हाँ हाँ चिड़िया बहन, तुम ठीक कह रही हो। हम सब पक्षी तो इस तूफानी बारिश का मुकाबला कर लेंगे, लेकिन हमारे मासूम बच्चे इस बारिश का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। थोड़ी ही देर बाद जंगल के नन्हे पक्षी सुनहरी चील के छोड़े हुए पक्के घर में आ जाते हैं और वो सारे बच्चे बारिश से बच जाते हैं। चिड़िया बहन, मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम भी जाओ और बच्चों के साथ जाकर बैठ जाओ। बादल भैया, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं तुम सब पक्षियों को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। तेज बारिश के कारण पूरे जंगल में पानी भर जाता है। हवा भी बहुत तेज चल रही थी। तभी अचानक बुलबुल पेड़ से नीचे पानी में गिर जाती है।
दोस्तों मुझे बचाओ, मैं इस पानी में डूब जाऊंगी, मुझे कोई पानी से बाहर निकालो। बुलबुल बहन, हम तुम्हें बचा लेंगे। तभी वहाँ उड़ता हुआ कबूतर आता है और वो पक्षियों से कहता है, मानो बहन, बहुत बुरी खबर है। चील का जो पक्का घर था उसकी छत टूट गई है। अब चील के घर में भी पानी भर गया है। ये आप क्या कह रहे हैं कबूतर भैया? बारिश तो बहुत बढ़ गई है। दोस्तों, मैं बच्चों को बचाती हूँ और आप सब बुलबुल को बचाओ। चिड़िया बहन, तुम अकेली मत जाओ, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। फिर मानो चिड़िया और बादल कौवा फौरन सुनहरी चील के घर की ओर जाते हैं। बादल भैया, पूरे घर में पानी भर चुका है, हमें जल्दी से बच्चों को बाहर निकालना होगा। तभी कबूतर वहाँ आता है। मानो बहन, सभी बच्चों को लेकर मेरे घोंसले पर चलते हैं। मैंने वहाँ एक बड़ा छाता लगाया है जिससे बच्चे बारिश के पानी में सुरक्षित रहेंगे। हाँ, जल्दी करो, चलते हैं। फिर थोड़ी ही देर में चिड़िया, बादल कौवा और कबूतर सारे बच्चों को लेकर कबूतर के घोंसले में आ जाते हैं। अरे बादल भैया, ये मैं कैसे भूल गई, मेरा अंडा तो वही है, रुको मैं अभी लेकर आती हूँ। ऐसा कहते हुए चिड़िया चील के घर की ओर चली जाती है। तभी हवा से उड़ती हुई एक बड़ी टहनी चिड़िया को आकर लगती है और चिड़िया सीधी नीचे पानी में गिर जाती है। कबूतर यार, चिड़िया तो पानी में गिर गई है, चलो चिड़िया को बचाते हैं। तभी बादल कौवा और कबूतर चिड़िया के पास आते हैं और उसे पानी से बाहर निकालते हैं। थोड़ी देर बाद कबूतर और बादल कौवा चिड़िया को लेकर दूसरे जंगल में उल्लू वैद्य के पास आते हैं। उल्लू वैद्य जी, चिड़िया उठ क्यों नहीं रही? क्या इसे ज्यादा चोट आई है? हाँ बादल कौवे, वो शायद बड़ी टहनी थी जो चिड़िया को आकर लगी है, इसलिए चिड़िया को ज्यादा चोट आई है। अगर आज चिड़िया को होश ना आया तो मानो चिड़िया मर भी सकती है। मानो बहन, उठ जाओ मानो बहन, मेरा सपना पूरा ना करो। अगर तुम हमें छोड़कर चली गई तो हम पक्षियों का क्या होगा? बस तभी ही मानो चिड़िया को होश आ जाता है और वो उठ जाती है। अरे वाह, चिड़िया को होश आ गया, चिड़िया उठ गई। बादल भैया, जिसके इतने अच्छे दोस्त हो, भला उसे क्या हो सकता है? कई दिनों से जंगल में लगातार बारिशें हो रही थी। मानो चिड़िया अपने घर में बैठी अपने बच्चों के लिए गरम गरम पकोड़े बना रही थी। तभी चीकू तोता चिड़िया के दरवाजे पर आता है। उसके पास एक टोकरी थी। चीकू तोता चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। तभी मानो चिड़िया दरवाजा खोलती है। अरे चीकू भैया, आप अंदर आ जाएं। नहीं मानो बहन, मुझे वापस जाना है, मैं तो ये अंगूर देने आया था। मेरे बाग में अंगूर पक चुके हैं, मैंने सोचा कि बच्चों को दे आता हूँ। तोते भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारा इतना ख्याल रखते हैं। रुकिए, ये मैं अभी आती हूँ। फिर मानो चिड़िया अंगूरों की टोकरी अंदर ले जाती है और एक बर्तन में पकोड़े भरकर बाहर लाती है। ये ले चीकू भैया, मैंने पकोड़े बनाए थे। चिंकी बहन को पकोड़े बहुत पसंद हैं। ऐसे मौसम में पकोड़े देखकर चिंकी तो बहुत खुश होगी। फिर चीकू तोता वो पकोड़े लेकर वहाँ से चला जाता है। उसी जंगल में दो आलसी कौवे रहते थे जो हमेशा जंगल के पक्षियों से लड़ाई करते थे। बादल जी, मेरा मीठे मीठे अंगूर खाने को मन कर रहा है, जाकर मुझे मीठे अंगूर ला कर दो। अंगूर? ऐसी बारिश में मैं तुझे कहाँ से अंगूर ला कर दूँ? ये तो मुझे नहीं पता, कहीं से भी, बस मुझे अंगूर खाने हैं। अगर अंगूर खाने हैं तो बाहर जाकर खुद ढूंढ लो, मैं नहीं जा सकता। वैसे भी मुझे तो बहुत नींद आ रही है। तो ठीक है, देखना मैं भी अकेली मीठे मीठे अंगूर खा कर आऊंगी। फिर बिजली कभी तेज बारिश में अपने घर से निकलती है। वो जानती थी कि उसे मीठे मीठे अंगूर कहाँ से मिलेंगे, इसलिए बिजली कभी सीधी तोते के बाग में जाती है। बिजली कभी तोते के बाग में जाकर अंगूर खाने लगती है। चिंकी, तुम बैठकर पकोड़े खाओ, मैं जब तक एक चक्कर अपने बाग में लगा कर आता हूँ। अरे पति जी, रहने दे, भला ऐसी बारिश में कौन तोड़ेगा आपके अंगूर? चिंकी, तुम नहीं जानती, चोर ऐसे मौसम में ही तो निकलते हैं। फिर चीकू तोता एक लाठी उठाता है और अपने घर से निकलता है।
चीकू तोता दूर से ही बिजली कप्पी को अंगूर खाता हुआ देख लेता है। इसे तो आज मैं नहीं छोड़ूंगा। बिजली कप्पी अपने ध्यान बैठी अंगूर खा रही थी कि पीछे से तोता आकर एक लाठी बिजली कप्पी को मारता है। बिजली कप्पी तो सीधी नीचे गिरती है। हाय तोते, मैं तो मर गई। तुम चिंता नहीं करो, आज तो मैं तुम्हें जान से ही मार दूंगा। फिर चीकू तोता बिजली कप्पी को एक पेड़ से बांध देता है। अब काली कप्पी तो मेरे बाग में काम करेगी, ऐसे तो मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। चोरनी कहीं की। चीकू भैया, गलती हो गई, माफ कर दो। एक बार मुझे जाने दो, दोबारा मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। थोड़ी देर बाद जंगल में बारिश भी रुक जाती है। चलो अब जल्दी से सारे पके हुए अंगूर तोड़कर इस टोकरी में रखती जाओ। तोते भैया, मेरा पति मेरा इंतजार कर रहा होगा, प्लीज मुझे जाने दो। पहले सारे काम करो, फिर ही मैं तुम्हें जाने दूंगा। फिर बिजली कप्पी तोते का सारा काम करती है। वो पके हुए अंगूर तोड़ तोड़ कर टोकरी में रखती है। अब जाओ, अगर दोबारा मुझे यहाँ नजर आई तो मैं तुम्हारे पंख तोड़ दूंगा। बिजली कप्पी रोती हुई वहाँ से भाग जाती है। बादल, बादल जी, उस गंदे मोटी चोंच वाले ने मुझे बहुत मारा और मुझसे सारे काम भी करवाए। क्या हुआ बिजली, क्या तुम पकड़ी गई थी? हाँ बादल जी, मैं तो बैठी मजे मजे से अंगूर खा रही थी। ना जाने वो मोटी चोंच वाला कहाँ से आ गया था। फिर मुझे बहुत मारा और मुझे पेड़ से बांध दिया। बादल, मैं बदला लूंगी, मैं उस तोते के बच्चे से बदला लूंगी। तुम चिंता ना करो बिजली, अब उसका सामना होगा तुमसे भी बड़े चोर का। बादल कौवा कहते हैं मुझे, मैं भी देखता हूँ कि वो अपने अंगूर तोड़कर कैसे मंडी में लेकर जाता है। तोते भैया, मैं दाना लेने जा रही हूँ। मानो बहन, इन दिनों चोर बहुत आ रहे हैं मेरे बाग में। तुम ऐसा करो कि मेरे बाग की रखवाली करो, मैं शाम को तुम्हें कुछ अंगूर दे दूंगा। मानो चिड़िया मान जाती है और वो तोते के बाग की रखवाली करने लगती है। तोता कुछ अंगूर तोड़कर मंडी ले जाता है और मानो चिड़िया पीछे से बाग की रखवाली कर रही थी। मामा जी, मेरे साथ चलो, आज उस मोटी चोंच वाले को सबक सिखाना है। भांजे, मेरा भी अंगूर खाने को बहुत मन कर रहा है। जो अंगूर भी चोरी करेंगे वो हम आपस में आधे आधे बांट लेंगे। मामा जी, तुम चिंता नहीं करो, आज तो हम तोते का बाग ही खाली कर देंगे। बादल कौवा और उसका मामा दोनों तोते से बदला लेने के लिए चाहते हैं। भांजे, वो चिड़िया यहाँ क्या कर रही है? लगता है तोते ने रखवाली के लिए रखा है चिड़िया को। मामा जी, अभी हम घर जाते हैं और रात को आएंगे। शाम हो जाती है। चिड़िया बहन, ये लो अंगूर, अब तुम घर चली जाओ, सुबह फिर से आ जाना। अब रात को रखवाली मैं खुद ही कर लूँगा। तोते भैया, ध्यान रखना, आज तो कौवे आपके बाग के इधर उधर घूमते फिर रहे थे। तुम चिंता नहीं करो मानो बहन, मैंने चोरों का बंदोबस्त कर लिया है। फिर चिड़िया अंगूरों की टोकरी लेकर अपने घर चली जाती है और चीकू तोता अपने थैले से एक बड़ा जाल निकालकर अपने अंगूरों के ऊपर डाल देता है और एक लंबी रस्सी से वो जाल बांधकर दूर जाकर सो जाता है। बादल जी, अब जाओ भी, अब तक तो वो मोटी चोंच वाला सो गया होगा। चलो मामा जी, चले। फिर बादल कौवा और उसका मामा रात के अंधेरे में निकलते हैं। वो अंगूर तोड़ने लगते हैं। मामा जी, यहाँ तो अंगूर खत्म हो गए हैं, चलो अब आगे से तोड़ते हैं। फिर वो जैसे ही दूसरे अंगूरों के पास जाते हैं तो वो जाल में फंस जाते हैं। रस्सी हिलती है और तोता रस्सी खींच लेता है। दोनों मामा भांजा जाल में फंस जाते हैं। भांजे, मैं यहाँ मर जाऊंगा, मुझे बाहर निकालो। मामा जी, मैं तो खुद जाल के अंदर हूँ, भला मैं कैसे आपको बाहर निकाल सकता हूँ? फिर तोता अपनी लाठी लेकर वहाँ पहुँच जाता है। तोते यार, हमने अंगूर आपस में आधे आधे बांटे थे, इसलिए पिटाई भी आधी आधी होनी चाहिए। तुम चिंता नहीं करो, अब दोनों पिटोगे मामा भांजा। फिर तोता उन दोनों कौवों की खूब पिटाई करता है।
जंगल में तूफानी रात थी। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में छुपकर बैठे हुए थे और इस तूफानी बारिश के रुकने की प्रार्थना कर रहे थे। इसी तूफानी बारिश के बीच में एक ऐसा परिवार भी था जो सभी पक्षियों से ज्यादा घबराया हुआ था। मानो बस आज की रात किसी तरह से बीत जाए। सुबह होते ही मैं अपने परिवार के लिए कोई सुरक्षित घर ढूंढ लूंगा। हाँ चंदू जी, मैं भी ऊपर वाले से यही प्रार्थना कर रही हूँ। हमारी मीना अभी बहुत छोटी है। मुझे तो बस अपनी बेटी की ही चिंता हो रही है। बार बार हमारा घोंसला हिल रहा है, कहीं हमारा घोंसला पेड़ से नीचे ना गिर जाए। चिड़िया की चिंता ठीक साबित होती है। थोड़ी ही देर में उनका घोंसला नीचे गिरकर टूट जाता है। मानो चिड़िया और चंदू चिड़ा किसी तरह से अपनी बेटी को तो बचा लेते हैं, लेकिन घोंसला ऊंचाई से गिरने की वजह से उन दोनों की मृत्यु हो जाती है। अपने माता पिता को ऐसी हालत में देखकर नन्ही मीना फूट फूट कर रोने लगती है। मीना के रोने की आवाज सुनकर कबूतर और कबूतरी वहाँ आते हैं और उसे चुप करा के अपने घोंसले में ले जाते हैं। मीना बेटा, तुम अभी बहुत छोटी हो, इसलिए बारिश रुकने तक तुम मेरे घोंसले में ही रह सकती हो। उसके बाद तुम अपना इंतजाम कर लेना। वो कबूतर और कबूतरी अच्छे पक्षी थे। अनाथ हुई मीना को वो अपनी बेटी की तरह ही पालते हैं। कुछ ही महीनों में मीना बड़ी हो गई थी। अब वो अपने लिए भोजन लाने लगी थी। वो कबूतर और कबूतरी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए वो सुबह सवेरे दाना लेने चली जाती थी। देखते ही देखते साल बीत जाता है। जंगल में फिर से बारिशें शुरू हो जाती हैं। मीना चिड़िया ने अब कबूतर और कबूतरी के बगैर जीना सीख लिया था, लेकिन पहली बारिश देखकर वो बहुत डरी हुई थी। वो एक पेड़ की डाल पर बैठी हुई थी कि तभी कबूतर वहाँ आता है। मीना, तुम यहाँ पत्तों में कब तक छुपी बैठी रहोगी? जाओ, अपने लिए एक घर बना लो। बंटी मामा, मैं अपना घर कैसे बनाऊंगी? मेरे मामा बाबा का घर तो तूफान में टूट गया था। मैं अकेली अब अपना घर कैसे बनाऊंगी? देखो बेटी, पक्का ना सही तो कच्चा बना लो। अगर ऐसी बारिश में भीगती रही तो बीमार हो जाओगी। हाँ, ठंड तो मुझे बहुत लग रही है और ये बादलों की आवाज़ सुनकर तो मेरी जान निकली जा रही है। अब अच्छा यही होगा, मुझे खुद ही अपने लिए एक घर बनाना होगा। अगले दिन से ही मीना चिड़िया तिनके लाकर अपना घर बनाना शुरू करती है। बादल कौवा और बिजली कौवी ये देखकर चिढ़ जाते हैं। बादल जी, देख लो, कर लो बात। अब ये भिखारी चिड़िया भी हमारे पड़ोस में घर बनाकर रहेगी। हमारे पक्के घरों के बीच में ये चिड़िया का कच्चा घर कितना बुरा लग रहा है। चलिए, चाहे जो भी हो जाए, हम इस चिड़िया का घर यहाँ नहीं बनने देंगे। तभी बादल कौवा और बिजली कौवी मिलकर एक योजना बनाते हैं। बादल जी, आज तो बहुत मजा आ गया। कितने मजे के मीठे मीठे आम खाए हैं। रोज ऐसे मीठे मीठे आम मिल जाए तो मजा ही आ जाए। वो बुलबुल तो आज पूरे जंगल को मुफ्त में आम खिला रही है। बिजली कौवी की बात सुनकर मीना चिड़िया उनकी बातों में आ जाती है और आम खाने के लिए बुलबुल के बागीचे में चली जाती है। बादल जी, जल्दी करो, इससे पहले कि वो मीना लौट आए, उसका घोंसला गिरा दो। फिर बादल कौवा मीना का घोंसला नीचे गिराकर तोड़ देता है। उधर मीना चिड़िया बुलबुल के बागीचे में जाकर आम खाने लगती है, लेकिन बुलबुल उसे देखकर शोर मचा देती है। अरे अरे, देखो तो, ये चिड़िया मेरे बाग में आम खा रही है। देखने में तो कितनी भोली है, लेकिन काम तो देखो इसके चोरों वाले हैं। बुलबुल का शोर सुनकर सभी पक्षी वहाँ आ जाते हैं। आप शोर क्यों मचा रही हैं बुलबुल काकी? मैंने ऐसा क्या किया है? अच्छा, एक तो मेरे बागीचे से आम चुरा कर खा रही है और ऊपर से पूछ रही है कि मेरी गलती क्या है। अरे काकी, ये आप क्या कह रही हैं? मुझे तो बिजली आंटी ने कहा कि आप आम की दावत दे रही हैं, इसलिए मैं यहाँ चली आई। आप ही बताएं, क्या कभी मैंने आपके बागीचे से चोरी की है? हाय हाय, देखो कैसा जमाना आ गया। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। खुद बैठी आम खा रही है और बदनाम मुझे कर रही है। बिजली आंटी, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? कोई भी पक्षी मीना चिड़िया का विश्वास नहीं करता और मीना रोती हुई वहाँ से चली जाती है।
जब वो अपने घोंसले के पास जाती है तो अपने घोंसले को नीचे टूटा हुआ देखकर हैरान होती है। ए ऊपर वाले, मेरा घर किसने तोड़ दिया है? मैंने भला किसी का क्या बिगाड़ा था? अब मुझे फिर से बारिश और तूफान में ऐसे ही रात बितानी होगी। मीना बैठी ऐसे रो रही थी, तभी बिजली कवि और बादल कव्वा हंसते हुए वहाँ आते हैं। बादल जी, ये तो बहुत भोली है। हमने कितनी आसानी से इसे अपनी जाल में फंसा लिया और ये फंस भी गई। बिजली आंटी, अगर आज मेरे भी माता पिता होते तो मैं भी आपकी तरह बड़े घर में रह रही होती। आप सब मुझे क्यों तंग कर रहे हैं? क्यों हर समय मेरा मजाक बनाते हो? मैं तो आप सबके साथ मिलकर रहना चाहती हूँ। मीना की बातें सुनकर बिजली और बादल वहाँ से चले जाते हैं। वो रात मीना चिड़िया बारिश में ही गुजारती है। एक दिन मीना चिड़िया भोजन की खोज में बस्ती की ओर जाती है। तभी उसे मिट्टी के बर्तन बनाने वाला एक इंसान दिखाई देता है। अरे, ये तो कितने सुंदर बर्तन हैं। अगर ये लोग मिट्टी से बर्तन बना सकते हैं तो क्या मिट्टी से घर नहीं बन सकता? अगर मेरा भी एक मिट्टी का घर होता तो कितना अच्छा होता। हाँ, अगर मेरा घर सुंदर होगा तो सभी पक्षी मुझसे दोस्ती करेंगे। फिर मीना चिड़िया अपने चोंच में थोड़ी थोड़ी मिट्टी लाकर अपने पेड़ पर जमा करती है। मिट्टी तो मैं ले आई हूँ, लेकिन ये बदमाश पक्षी फिर से मेरा घर ना तोड़ दे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तभी कबूतर वहाँ आता है। अरे मीना, किस चिंता में बैठी हो? तुमने अभी तक अपना घर नहीं बनाया। क्या बताऊँ बंटी मामा, मैंने तिनका तिनका इकट्ठा कर कर अपना घर बनाया था, लेकिन यहाँ के पड़ोसी पक्षी मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। उन्होंने धोखे से मेरा घर नीचे गिराकर तोड़ दिया। मामा जी, मैंने ये सारी मिट्टी जंगल के कोने कोने से इकट्ठी की है। अब मैं इससे अपना घर बनाना चाहती हूँ, लेकिन मैं डरती हूँ कहीं वो फिर से मेरा घर ना तोड़ दे। तुम चिंता नहीं करो, इस बार तुम्हारा मामा तुम्हारे साथ है। तुम बनाओ अपना घर, मैं देखता हूँ कौन आता है तुम्हारा घर तोड़ने। मीना चिड़िया कबूतर की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और वो दिन रात एक करके अपना मिट्टी का एक सुंदर सा घर बनाती है। बादल जी, वो देखो, चिड़िया ने फिर से अपना घर बना लिया। चलो, इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। मीना अपना घर बनाते बनाते थक जाती है और नदी से पानी पीने चली जाती है। बादल जी, चलो, यही मौका है, गिरा देते हैं इसका मिट्टी का घर।